Hi everyone, welcome back to the channel Dr. Nitika Bhandari. This is Dr. Nitika Bhandari in front of you और आज हम करने जा रहे हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं दिस इज प्योरली अकेडमिक चैनल जिसमें मैं सारे कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स करवा रही हूँ। अभी फिलहाल क्लास 11, क्लास 12, बीएसटी की आपको फुल प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी और वही टॉपिक्स आपके बीकॉम एमकॉम में भी यूज होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद ऑल द एमसीक्यूज एंड ऑल द प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स चलाते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 तरह के प्राइवेट सेक्टर हैं जिसकी 5 वीडियोस अलग अलग मैंने बनाई हुई हैं जिसमें इनकी प्रॉपर डिटेल्स हैं। छोटा सा ब्रीफ अप फटाफट से दूंगी और ये पांचों लिंक्स मैं तुम्हें दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक बार इनको अलग से भी सुन लेना सो दैट तुम्हें इन सबकी डिटेल्स पता लग सके। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक पर्सन बिजनेस चला रहा है, सोल एंटिटी, 1 पर्सन इज डूइंग द बिजनेस। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग बिजनेस चला रहे हैं और इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो मैक्सिमम लोग हैं एक पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं वो है 50। कॉपी पेन लेकर बैठिए प्लीज़ और ये नोट करते जाइए, मैक्सिमम 50 लोग ही पार्टनरशिप में हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर मैं जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करूं तो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर एक कर्ता होता है और एक को पार्टनर्स होते हैं। को पार्टनर्स मतलब मेंबर्स, कर्ता मतलब हेड। जॉइंट हिंदू फैमिली नॉर्मल जैसे यार हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं तो अगर कोई जॉइंट फैमिली का बिजनेस है तो उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे हैं वो हमें पता चलेगा जॉइंट हिंदू फैमिली के थ्रू। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, एक डिटेल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि जो मिनिमम है वो 10 लोग होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए और ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। मैक्सिमम मेंबर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोई लिमिट नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंपनी। इसके भी मैंने 3 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। एक लेक्चर कंपनी की डिटेल्स के बारे में है, एक टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में है और एक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में है कि कंपनी को बनाना कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस। क्योंकि कंपनी को बनाना सबसे टीडियस, सबसे कॉम्प्लेक्स रहता है अगर मैं बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंपेयर करूं तो उसका मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है। आप प्लीज़ उन लेक्चर्स को एक बार रेफर ज़रूर करिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। जो आज का मेरा सेशन है, जो आज का मेरा वीडियो है वो बेसिकली फोकस कर रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर, जिसके ऊपर अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, नेचुरल सी बात है जहाँ पे पब्लिक वर्ड यूज हो गया ना वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो गवर्नमेंट चला रही है उन सेक्टर्स को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो या दोनों मिलकर चला रही हैं। तो जब भी पब्लिक एंटरप्राइजेस आएगा सो यू हैव टू फोकस ऑन गवर्नमेंट। देखिए अगर मैं पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करूं तो ये 4 फीचर्स हैं जो हमको फोकस करने हैं। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट और बोथ द गवर्नमेंट्स। पब्लिक वेलफेयर और सर्विस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। जहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट आ जाएगी उसका जो मेन फोकस रहता है वो प्रॉफिट नहीं रहता है, वो रहता है पब्लिक वेलफेयर या दूसरे शब्दों में कहूँ सोसाइटल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर। पब्लिक के साथ हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं दैट इज सोसाइटी। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। क्योंकि पब्लिक को वो आंसरेबल है, गवर्नमेंट सरकार हमेशा पब्लिक को आंसरेबल रहती है। स्पेसिफिकली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे हमारा इंडिया है उस केस में तो गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर फर्स्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है ये ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो फाइनेंस, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड, तीनों ही चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। FMC, F इज फॉर फाइनेंस, M इज फॉर मैनेजमेंट, C इज फॉर कंट्रोल। ये तीनों चीज़ें ही कौन कर रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहती है, जैसे इंडियन रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स कौन रन करता है, गवर्नमेंट। इज दिस क्लियर।
अगर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पेपर में आता है तो आपको ये FMC याद रखना है, और जब भी कोई सेंटेंस लिखना है उसमें ये तीनों वर्ड्स मेंशन कर देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फाइनेंस्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड। These businesses are set up by मिनिस्ट्री। मतलब देखिए ना, जैसे ये रेलवे है, रेलवे मिनिस्टर होता है। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इंडियन रेलवेज में हमेशा एक रेलवे मिनिस्टर होता है ना, तभी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दीज आर सेटअप एज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, क्योंकि ये प्रॉपरली गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, वो सारे ही यहाँ पर अप्लाई होते हैं। और इस तरह के डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम मानते हैं सरकारी एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो रेलवेज में जॉब करते हैं उनकी सरकारी जॉब कहते हैं ना, सरकारी जॉब लगी हुई है, तो इसीलिए हम उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, हम लोग को नॉर्मली पता होती हैं ये, बस हम जब पढ़ते हैं तो हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमको लर्न करना है, हमको एग्जाम्स में लिखना है, अदरवाइज ये चीज़ें हमें आती होती हैं ऑलरेडी। फीचर्स की अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटीज़ की कोई नहीं है, लेकिन हाँ जो फाइनेंस है वो गवर्नमेंट कर रही है। मैं फिर से यहाँ पे वो तीनों ही लेटर्स लिख रही हूँ, FMC। F इज फाइनेंस्ड, M इज मैनेजमेंट, C इज कंट्रोल्ड। तो फाइनेंस कौन कर रही है? गवर्नमेंट। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है? जो गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब सारे गवर्नमेंट रूल्स जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर अप्लाई होंगे। स्टाफिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सरकारी मुलाजिम। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी रहती है कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को। जैसे हमने एग्जाम्पल की, अगर रेलवे है तो वो किसको अकाउंटेबल है? रेलवे मिनिस्टर को। और जो पब्लिक है वो किससे पूछेगी? अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है, रेलवे मिनिस्टर से पूछेगी। आजकल तुम लोगों ने पीछे लेटेस्ट न्यूज़ सुनी होगी कि रेलवेज में अभी थोड़ी टिकट्स को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि लोग अभी गाड़ियों में कम सफ़र कर रहे हैं, या तो लोग बाय एयर चले जाते हैं या रोड प्रेफर करते हैं, बाय रोड बाय कार वो प्रेफर करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि हम टिकट्स को थोड़ा कम कर दें, ताकि लोगों का झुकाव फिर से रेलवेज की तरफ ज़्यादा आ जाए। नेचुरल सी बात है, लोग कम अगर सफ़र करेंगे रेलवेज में तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा ना, और रेवेन्यू नहीं आएगा तो पूरा डिपार्टमेंट सफ़र करेगा। रेवेन्यू इज़ द मेन थिंग ना, जिससे हम सारे डिपार्टमेंट को आगे रन कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स अगर आपको क्लियर है, उसका मीनिंग आपको क्लियर है, तो मेरिट्स डीमेरिट्स बहुत इजीली हम बना सकते हैं। जैसे मैं आपको मेरिट्स बताती हूँ, आपको खुद लगेगा कि हाँ मैम ये जो आपने बताया था उसी में से ही मेरिट्स बन रहे हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन बाय गवर्नमेंट। फिर से किसका रोल आ गया? गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं वो सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करते हुए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम कर रहा है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। नेचुरल सी बात है, रेलवे से जो इनकम आएगी, मैं रेलवेज को फोकस कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल इट्स एक्शन। It is suitable for the activities where secrecy and strict control is required, like defense production. अब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहती है, कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है, बार बार मिनिस्ट्री, बार बार गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो, उनसे पूछ पूछ के काम करो, तो वो इंटरफेरेंस से एक्सपेंशन का चांस थोड़ा कम हो जाता है, और उसी से फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। और जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आपको पता है करप्शन जैसे वर्ड्स तो हम यूज़ करते ही हैं, तो इट सफ़र्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे। रेड टेपिज्म is a synonym sort of corruption and bureaucracy. So ये था हमारा पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें कि हमने इसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स की बात की। अब हम इसकी सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सूटेबिलिटी हम ऑलरेडी बीच में ही डिस्कस कर चुके हैं कि फुल गवर्नमेंट कंट्रोल जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जहाँ पे सीक्रेसी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहती है। सेकेंड टाइप ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग है हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जहाँ पे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आए वहाँ पे एक तुम्हें वर्ड याद रखना है, स्पेशल एक्ट, और इसको याद करने का तरीका है SS।
S is for statutory corporation, सेकेंड S is for special act. तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया है, उस एक्ट में उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी कैटेगरी में आती है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज यूटीआई एलआईसी। एलआईसी का एक अलग एक्ट है, आपको पता होना चाहिए, IRDA एक्ट। इस एक्ट के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। डजंट मीन कि ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ रहा है, इट इज़ अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है। अब इसमें ना कुछ कुछ चीज़ें सेम रहेंगी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर थी, कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों सेम और क्यों डिफरेंट है? सेम इसलिए है क्योंकि दोनों ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो नेचुरल बात है कुछ तो डिफरेंस होगा ना। अब एक चीज ये एमसीक्यूज में भी तुम्हें पूछा जा सकता है, जहां पर भी स्पेशल एक्ट आएगा ना, वो एमसीक्यू स्पेशल एक्ट जैसा एमसीक्यू स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर आएगा। सारे पावर्स, सारे फंक्शन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ उस एक्ट के अंदर हमने मेंशन किए होते हैं। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, फीचर्स में फर्स्ट तो यही हो गया स्पेशल एक्ट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर सारी मैनेजमेंट आती है। अब ये जो इसका स्टाफ है या इसकी रिक्रूटमेंट है, इसकी अपॉइंटमेंट है, ये एक्ट के अंदर ही आती है। इसको हम प्रॉपरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, ये दोनों चीज़ों में फोकस कर रहा है। कुछ इसके पास लिबर्टी भी है प्लस कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ मिक्सिंग, कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है प्लस कुछ इनकी इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंगली चल रहा है। मेरिट्स की बात करें तो इंटरनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इन द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली, नेचुरल सी बात है, एक स्पेशल एक्ट है, अलग से एक्ट की बात कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंस तो रहेगी ही, और जहाँ पे इंडिपेंडेंस आएगी वहाँ पे क्विक डिसीजंस भी रहेंगे। पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिस्कशन ज़रूर पार्लियामेंट में हो जाती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट रहती है, डायरेक्टर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग मिलके इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। डिमेरिट्स की बात करें, कहने को है बट एक्चुअली में कहते बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं होती है और इनकी मोनोपोली होती है। हम सबको पता है जैसे LIC है, सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है, ऑल्दो बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस भी हैं, बट फिर भी जो लोग हैं ज़्यादातर LIC, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जहाँ पे पब्लिक के साथ हम डीलिंग की बात कर रहे हैं तो करप्शन तो है ही, तो पब्लिक कॉरपोरेशंस वहाँ पे सूटेबल रहती हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं या मोनोपोली की बात हो रही है, तो उसमें कहते हैं पब्लिक को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाता है, जो कि इसका एक डीमेरिट सॉर्ट ऑफ बन जाता है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको आज कराए हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी विल डिस्कस इन द अनदर वीडियो। आई होप इट इज क्लियर। I repeat once again to you which we have discussed, प्राइवेट सेक्टर अंडर जो एंटरप्राइजेस हैं इसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो अलग अलग वीडियोस में डिस्कस्ड हैं। अगर मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करूं, इसमें मैंने दो डिस्कस किए हैं आज, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड सेकेंड वन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। इफ इट इज क्लियर, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।